कि के साथ जुबैदा का जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का भंडार लगभग छलक रहा था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उसके पास सामग्री की कोई कमी नहीं थी। विराट की मदद से जुबैदा ने तेजी से मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोलियों का एक और जत्था तैयार कर लिया। जुबैदा द्वारा मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोलियों के इस जत्थे को तैयार करने के बाद विराट ने तुरंत उनमें से 10 गोलियां भेज दी। वर्तमान परिस्थितियों में विराट स्वाभाविक रूप से दांव संघ के योद्धाओं से अब पैसे नहीं मांगेगा। उसने बस ये मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोलियां दांव संघ के इन विशेषज्ञों को मुफ्त में दे दी। दांव संघ मुख्यालय मुख्य चोटी पर स्थित एक विशाल कक्ष में एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी, क्योंकि एल्डर दुष्यंत के शरीर से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। एल्डर दुष्यंत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर असीम खुशी की झलक थी। इस क्षण वह वास्तव में दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके थे। इतने वर्षों से वह दिव्य विकास लोक के मध्य चरण की बाधा पर अटके हुए थे। इतने वर्षों से वह कैद थे। अब उन्होंने अंततः इस लंबे समय से चली आ रही बाधा को पार कर लिया था और उस स्तर तक पहुंच गए थे जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। एल्डर दुष्यंत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विराट द्वारा दी गई मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली न केवल उनके घावों को भर देगी, बल्कि उन्हें अपनी पुरानी बाधा को पार करने और दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण तक पहुंचने में भी मदद करेगी। सच तो यह है कि एल्डर दुष्यंत का मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली की मदद से दिव्य विकास लोक के मध्य चरण की बाधा को पार करके अंतिम चरण में प्रवेश कर पाना 2 कारणों से संभव हो पाया था। पहला, गोली की शक्ति असाधारण रूप से प्रबल थी। आखिरकार जुबैदा ने इन गोलियों को उन जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके बनाया था जो विराट ने पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से प्राप्त की थी, जिससे उनका प्रभाव अद्वितीय हो गया था। दूसरा, एल्डर दुष्यंत का संचित ज्ञान और कौशल भी अविश्वसनीय रूप से गहन था। उनकी युद्ध कला प्रतिभा पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली थी। यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति न आती तो वह पहले ही दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके होते। हालांकि सीमा पर बढ़ते युद्ध के कारण एल्डर दुष्यंत युद्ध में भाग लेने के लिए समय से पहले एकांतवास से बाहर आ गए, जिससे आगे बढ़ने का इष्टतम अवसर चूक गया। इसके अलावा दानव वंश के खिलाफ लड़ाई में उन्हें जो गंभीर चोटें आईं, उन्होंने उनकी युद्ध कला की नींव को नुकसान पहुंचाया, जिससे वे दिव्य विकास लोक के मध्य चरण से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली की सहायता से उनके घाव पूरी तरह से भर गए और उनकी युद्ध कला की नींव की मरम्मत हो गई। एल्डर दुष्यंत का आगे बढ़ना स्वाभाविक रूप से समय की बात थी। एल्डर दुष्यंत के दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने की हलचल ने तुरंत दांव संघ की शक्तिशाली हस्तियों को सचेत कर दिया। उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर रणविजय, एल्डर रोहन और अन्य लोग स्थिति की जांच करने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने पाया कि एल्डर दुष्यंत ने दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है तो सभी बहुत खुश हुए। भाई दुष्यंत, बधाई हो। भाई दुष्यंत ने अंततः दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर ही लिया। यह वास्तव में हमारी मानव जाति के लिए एक शुभ समाचार है। बूढ़े दुष्यंत, बधाई हो। हाँ, बूढ़े दिवाकर, अब हमारे दांव संघ में केवल एक ही दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण का विशेषज्ञ नहीं है। सभी लोग एल्डर दुष्यंत को बधाई देने के लिए आगे आए। आप सभी बहुत दयालु हैं। इस बार मेरी यह सफलता पूरी तरह से भाई विराट की बदौलत है। यदि भाई विराट ने मुझे मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली नहीं दी होती तो मैं इस चोट को ठीक भी नहीं कर पाता। मैं शायद जीवन भर के लिए आधा अपाहिज हो जाता। दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने की उम्मीद करना तो दूर की बात है। एल्डर दुष्यंत ने सभी की बधाइयों के सामने विनम्रतापूर्वक कहा। इस बार उनकी सफलता वास्तव में पूरी तरह से विराट द्वारा दी गई मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली के कारण थी। एल्डर दुष्यंत स्वाभाविक रूप से अपनी सफलता का श्रेय खुद लेने का साहस नहीं कर सकते थे। बूढ़े राक्षस दुष्यंत, मैं पहले सोचता था कि तुमने अपनी शिष्या को बेचकर जो किया वह वास्तव में अनैतिक था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सौदा वास्तव में बहुत फायदेमंद था। उपाध्यक्ष दिवाकर ने आह भरते हुए कहा। उपाध्यक्ष दिवाकर के शब्द सुनकर एल्डर दुष्यंत का चेहरा सख्त हो गया। लानत है, बूढ़ा दिवाकर सचमुच सबसे अजीबोगरीब बातें उठा रहा है। उन दोनों का एकांत में इस बारे में बात करना तो ठीक है, लेकिन उनकी शिष्या के सामने इसे उठाना जानबूझकर उनके और उनके संप्रदाय के लिए मुश्किलें पैदा करना है। उन्होंने जल्दी से वैदेही की ओर चोरी छिपे देखा और निश्चित रूप से जब उपाध्यक्ष दिवाकर ने वे शब्द कहे तो वैदेही की खुशी की अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। हाँ, भाई दुष्यंत और युवा मास्टर विराट शायद उस समय मजाक कर रहे थे। आप इसे गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? बूढ़े दिवाकर, आप सचमुच ना समझ हैं। आप इस तरह की बात को समझ भी नहीं सकते। इस क्षण एल्डर रणविजय ने स्थिति को संभालने के लिए हस्तक्षेप किया और जोर से हंसे। हाँ, भाई रणविजय, मुझे लगता है कि मेरी भतीजी हिमशिखा और भाई विराट के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। हम उनकी शादी में कब मदिरा पी सकते हैं? एल्डर रोहन ने एल्डर रणविजय की ओर देखा, अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यह सब उनका अपना मामला है। आजकल के युवाओं में आत्मसम्मान की काफी मजबूत भावना होती है। हम बूढ़े लोग कैसे निर्णय ले सकते हैं? यह सुनकर एल्डर रणविजय जोर से हंसे। हिमशिखा किनारे से वैदेही के प्रदर्शन को देख रही थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आग अचानक उस तक पहुंच जाएगी। यह मजाक सुनकर हिमशिखा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ी। असभ्य बूढ़े मूर्खों का झुंड। अगर यह तथ्य न होता कि वे उसके बड़े थे तो वह उन्हें इस तरह से उसका मजाक उड़ाने का दुस्साहस करने के लिए सबक सिखाना चाहती। हालांकि किसी कारण से इस बार विराट के साथ उपहास के लक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने पर उसे आश्चर्यजनक रूप से कोई नाराजगी महसूस नहीं हुई। इस क्षण उसकी भावनाएं शर्मिंदगी और चेहरा खोने की परेशानी से अधिक थीं। हिमशिखा को मुड़कर जाते देख वैदेही ने भीड़ को घूर कर देखा और जल्दी से उसके पीछे चली गई। ये बूढ़े दुष्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वह उनके साथ बहस करने की परवाह नहीं कर सकती थी। जहां तक बूढ़े दुष्यंत की बात है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह बूढ़ा सबसे बुरा था। उसी के कारण वह पूरे दांव संघ की हंसी का पात्र बन गई थी। अब पूरा दांव संघ उसके साथ विराट की दासी जैसा व्यवहार करता था। बेशक अधिकांश लोग केवल अच्छे स्वभाव से इसके बारे में मजाक करते थे और वास्तव में इसके कारण उसे नीचा नहीं देखते थे। आखिरकार विराट की वर्तमान स्थिति के साथ उसकी स्त्री बनना बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं होगा। यह एक अद्वितीय सम्मान होगा। बूढ़े दिवाकर, सचमुच तुम जानते हो कि वह लड़की शर्मीली है, फिर भी तुम्हें उसे इस तरह से उजागर करना पड़ा। इससे उसकी क्या इज्जत रह गई? वैदेही और हिमशिखा के जाने के बाद एल्डर दुष्यंत ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली और उपाध्यक्ष दिवाकर से शिकायत करने के लिए मुड़े। जब से दांव संघ में उनके अपनी शिष्या को बेचने की खबर फैली थी, वैदेही का सामना करते समय उन पर भारी दबाव था। यह लड़की अब उनके प्रति आक्रोश से भरी हुई थी और अगर वह नाखुश होती तो वह अपनी तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ती।
कुछ देर मजाक करने के बाद हर कोई जल्दी से मुख्य विषय पर लौट आया। वैसे बूढ़े दिवाकर, आपके घाव कैसे हैं? क्या आप भाई विराट की नवजीवन संजीवनी गोली लेने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं? एल्डर दुष्यंत ने उपाध्यक्ष दिवाकर से पूछा। काफी हद तक ठीक हो गया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उपाध्यक्ष दिवाकर ने सिर हिलाते हुए कहा। पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ? उपाध्यक्ष दिवाकर के शब्द सुनकर सभी का मन फिर से भारी हो गया। उपाध्यक्ष दिवाकर दांव संघ के सबसे बड़े स्तंभ और सबसे मजबूत सदस्य हैं। उनकी स्थिति का दांव संघ की समग्र स्थिति पर शक्ति को महसूस कर सकती थी। इसे देखकर नन्ही चिड़िया सिहर उठी, उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। मैंने छोटी मान्या के साथ मदिरा पीने की योजना बनाई है, मेरे पास इसे आजमाने का समय नहीं है। नन्ही चिड़िया ने तुरंत मना कर दिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह कितना भयानक था। उसने अभी हाल ही में 21वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के अनुकूल होना सीखा था, और अब 22वें स्तर को आजमाना मतलब खुद मुसीबत मोल लेना था। वह अभी भी उस भयानक दर्द को नहीं भूल पाई थी जो उसे पहली बार 21वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करते समय हुआ था। अगर उस मूर्ख ने पंख फैलाते हुए कहा, तुम्हें प्राचीन दिव्य धारा दांव संघ की समग्र स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सभी को लगा था कि विराट द्वारा दी गई मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली के उपचार से उपाध्यक्ष दिवाकर के घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हालांकि सभी के आश्चर्य की बात थी कि उपाध्यक्ष दिवाकर के घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। आप सब क्या कर रहे हैं? मैं पहले से ही आभारी हूं कि मेरे घाव इस हद तक ठीक हो गए हैं। सभी के चेहरों पर भारी भाव देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि मैं इस बार अपाहिज हो जाऊंगा, लेकिन अब भाई विराट द्वारा दी गई नवजीवन संजीवनी गोली के साथ यद्यपि मेरे घाव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, मेरी आधी से अधिक शक्ति संरक्षित है। मैं इस परिणाम से पहले ही बहुत संतुष्ट हूं। मैं और क्या मांग सकता हूं? दांव संघ के सबसे मजबूत सदस्य के रूप में और दिव्य विकास लोक के शिखर पर एक पैर रखने वाले महायोद्धा के रूप में उनके घावों को भरना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं था। एक महायोद्धा का स्तर जितना ऊंचा होता है, उनके घायल होने की संभावना उतनी ही कम होती है, लेकिन एक बार घायल होने पर उपचार उतना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि इस गंभीरता के घावों के खिलाफ केवल पर्याप्त उच्च श्रेणी की दवा ही प्रभावी हो सकती है। नवजीवन संजीवनी गोली, जो जन्मजात स्तर की मध्य श्रेणी की औषधि है, उनके स्तर के एक महायोद्धा के अधिकांश घावों को ठीक कर सकती है। यह पहले से ही गोली की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रभावकारिता से उत्पन्न एक प्रभाव था। यदि यह कोई साधारण मध्य श्रेणी की जन्मजात स्तर की उपचारात्मक गोली होती, तो यह उपाध्यक्ष दिवाकर जैसे महायोद्धा की गंभीर चोटों के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी होने की संभावना थी। स्वयं उपाध्यक्ष दिवाकर ने लगभग अपनी चोटों के मामले में हार मान ली थी। आखिरकार केवल वही अपने घावों की सही सीमा जानते थे। दिव्य विकास लोक के शिखर पर अंधकार दानव वंश के महायोद्धा को रोकने के लिए उन्होंने एक निषिद्ध तकनीक का उपयोग किया था जो उनके प्राणों को जलाती थी। एक निषिद्ध तकनीक जिसके भारी दुष्प्रभाव थे। एक बार उपयोग किए जाने पर किसी की युद्ध कला की नींव अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाती थी, जिसके मरम्मत की वस्तुतः कोई संभावना नहीं होती थी। उपाध्यक्ष दिवाकर भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि एक बार जब उन्होंने इस निषिद्ध तकनीक का उपयोग किया तो इसका परिणाम उनकी अधिकांश शक्ति का क्षय हो सकता है, लेकिन उस गंभीर स्थिति में वह परिणामों की परवाह नहीं कर सकते थे। आखिरकार दिव्य विकास लोक 3 दिव्य धारा मदिरा किस लिए चाहिए? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैंने छोटी मान्या के साथ मदिरा पीने की योजना बनाई है। दिव्य विकास लोक के उन शिखर स्तरीय अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों का सामना करने के लिए एल्डर सिकंदर और एल्डर जयवर्धन जैसे लोग उनके साथ मौत की लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आत्मविनाश करके अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार थे। उसकी तुलना में उनकी इस प्राण दहन निषिद्ध तकनीक का क्या उपयोग था? अब विराट द्वारा दी गई नवजीवन संजीवनी गोली ने उनके अधिकांश घावों को भर दिया था और उनकी शक्ति को संरक्षित कर लिया था, जो उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। उपाध्यक्ष दिवाकर के शब्द सुनकर सभी ने राहत महसूस की। वास्तव में इससे पहले उनमें से किसी ने भी कभी यह विश्वास नहीं किया था कि उनके घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। विराट द्वारा बनाई गई मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली का प्रभाव उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। उन्हें इससे संतुष्ट होना चाहिए। वे और क्या मांग सकते हैं? विराट द्वारा दी गई मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली लेने के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर को छोड़कर सभी लोग मूल रूप से अपने घावों से उबर चुके थे। मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली के प्रभाव वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के योद्धाओं के लिए यह लगभग किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। जब तक सांस बची है, यह मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली किसी व्यक्ति को वापस जीवन में ला सकती है। इसके अलावा इन योद्धाओं ने, जिन्होंने मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली ली थी, न केवल अपने घावों से उबरे बल्कि उनके साधना स्तर में भी भारी वृद्धि देखी गई। दांव संघ मुख्य चोटी पर एक गुफा में तक्षक ने एल्डर दुष्यंत के निवास की दिशा में देखा। उसका चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एकांतवास से बाहर आने के 10 दिनों से भी कम समय में एल्डर दुष्यंत ने वास्तव में दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था। कुछ दिन पहले परिषद भवन में उसने एल्डर दुष्यंत को कमजोर और आधा मृत देखा था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही इस बूढ़े ने दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था। वह सोच रहा था कि नन्ही चिड़िया से कैसे निपटा जाए, लेकिन अब जब एल्डर दुष्यंत ने भी दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था, तो युद्ध समर्थक गुट की ताकत और भी अधिक हो गई थी और पासा पलटने की उसकी उम्मीद और भी कम हो गई थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे तक्षक स्वाभाविक रूप से देखना नहीं चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह चाहे कितना भी इसे न देखना चाहे, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि ऐसा हो चुका था। एल्डर दुष्यंत के दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद वैदेही ने भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया। जब वैदेही ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया तो उसके द्वारा उत्पन्न खगोलीय घटनाओं ने सैकड़ों अरबों मील के क्षेत्र को कवर किया। यद्यपि ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना हिमशिखा के आगे बढ़ने पर कवर किए गए 200 अरब मील की तुलना नहीं कर सकती थी, फिर भी यह आम योद्धाओं से कहीं आगे थी। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के योद्धाओं को छोड़कर बहुत कम प्रतिभाशाली लोग थे जो उसकी तुलना कर सकते थे। एल्डर दुष्यंत और उनकी शिष्या वैदेही 1 महीने के भीतर एक के बाद एक नए स्तरों पर पहुंच गए, जो पूरे दांव संघ और मानव जाति में बातचीत का एक गर्म विषय बन गया। वैदेही के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद एल्डर दुष्यंत ने स्वाभाविक रूप से जश्न मनाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया, ताकि उनके बीच के तनाव को कम किया जा सके। जब से दांव संघ में उनके अपनी शिष्या को बेचने की खबर फैली थी, वैदेही ने उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखा था। एल्डर दुष्यंत स्वाभाविक रूप से सुधार करने के लिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहते थे।
वह अपनी इकलौती शिष्या को बहुत प्यार करते थे। हालांकि वैदेही ने भोज स्वीकार कर लिया, लेकिन वह एल्डर दुष्यंत को इतनी आसानी से माफ करने का इरादा नहीं रखती थी। इस बूढ़े के कारण वह पूरे दांव संघ की हंसी का पात्र बन गई थी, और यहां तक कि विराट भी इस बारे में उसे लगातार चिढ़ाता था, जिससे उसे अत्यधिक बेइज्जती महसूस होती थी। गर्वित और अभिमानी वैदेही इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर सकती थी। अगर यह कोई और होता तो वह उसे अपनी तलवार से 18 टुकड़ों में काट चुकी होती, लेकिन चूंकि यह उसके गुरु थे जिन्होंने ऐसा किया था, हालांकि वह उग्र थी, वह वास्तव में अपनी तलवार नहीं निकाल सकती थी और अपने गुरु को मार नहीं सकती थी। आखिरकार वैदेही अपने प्रति एल्डर दुष्यंत की दयालुता से अच्छी तरह वाकिफ थी। इन वर्षों में एल्डर दुष्यंत ने उसके साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार किया था, उस पर देखभाल और सुरक्षा की बौछार की थी। दांव संघ के भीतर उन्होंने सुनिश्चित किया कि उसे कोई अन्याय न सहना पड़े। एल्डर दुष्यंत के समर्थन से वह दांव संघ के भीतर व्यावहारिक रूप से अछूती थी, इसलिए भले ही वैदेही एल्डर दुष्यंत से क्रोधित थी, वह कभी नहीं भूली कि वह उसके एक बार के समर्पित गुरु थे। बेशक एक समय में एक ही बात, यह तथ्य कि बूढ़े ने उसे विराट को बेच दिया था, भुलाया नहीं जा सकता था। उत्सव भोज के बाद वैदेही ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। वह दक्षिणी महाद्वीप गई और 20वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके लगन से साधना करने लगी, ताकि दानव वंश के खिलाफ आगामी महान युद्ध की तैयारी के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने स्तर को स्थिर किया जा सके। मध्य महाद्वीप, दांव संघ मुख्यालय। दो आकृतियों ने स्वर्ग के पार से आने वाली तूफानी हवाओं को पार किया और दांव संघ मुख्यालय के ऊपर आ पहुंची। एक परिष्कृत और सौम्य अधेड़ उम्र का आदमी था और दूसरी एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण अधेड़ उम्र की महिला थी। दांव संघ मुख्यालय अंततः यहां आ गए। सुंदर महिला ने नीचे मुख्यालय की ओर देखते हुए विस्मय से कहा। ये दोनों एल्डर वेद प्रकाश और एल्डर यशिनी थे, एक विवाहित जोड़ा जो दानव वंश के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए पश्चिमी महाद्वीप की यात्रा करने के लिए शर्मा परिवार के क्षेत्र को छोड़ चुके थे। दशकों की यात्रा के बाद वे अंततः दांव संघ मुख्यालय पहुंच गए थे। इतने वर्षों तक दूर रहने के बाद दांव संघ मुख्यालय में लौटना एल्डर यशिनी को मिश्रित भावनाओं से भर गया था। वह कभी दांव संघ के अभिजात वर्ग की एक चुनी हुई व्यक्ति हुआ करती थी, लेकिन एल्डर वेद प्रकाश से शादी करने और पूर्वी महाद्वीप में शर्मा परिवार के क्षेत्र में लौटने के बाद वह लंबे समय तक दांव संघ मुख्यालय में वापस नहीं आई थी। अब इस परिचित स्थान पर लौटने पर उनकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से काफी जटिल थीं। ओह, एल्डर वेद प्रकाश, एल्डर यशिनी, आप यहाँ कैसे? इस क्षण एक आकृति चमकी और एल्डर वेद प्रकाश और एल्डर यशिनी के सामने प्रकट हुई और कुछ आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखा। अभिवादन, रक्षक रणविजय। आगंतुक को देखकर एल्डर वेद प्रकाश ने तुरंत झुककर अभिवादन किया। एल्डर रणविजय ने भी जल्दी से अभिवादन का उत्तर दिया। यद्यपि एल्डर वेद प्रकाश और एल्डर यशिनी उनसे कनिष्ठ थे, वे अब दोनों ही दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे और एल्डर रणविजय उनके सामने अपनी स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते थे। आखिरकार शक्ति सिंधु महाद्वीप में वरिष्ठता का निर्धारण शक्ति से होता था, आयु से नहीं। दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के रूप में वे समान स्थिति के थे। बूढ़े रणविजय, मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरे वापस आने का स्वागत नहीं करते? एल्डर यशिनी ने एल्डर रणविजय की ओर देखा और चिढ़कर कहा। वह एल्डर रणविजय के प्रति उतनी विनम्र नहीं थी जितनी वह एल्डर वेद प्रकाश के प्रति थी। आखिरकार वह कभी दांव संघ की उभरती हुई सितारा हुआ करती थी और वह एल्डर रणविजय, उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रोहन और अन्य लोगों से काफी परिचित थी। इसके अलावा एल्डर यशिनी का व्यक्तित्व हमेशा कुछ हद तक उग्र रहा था और वह बोलते समय खुद को पीछे नहीं रखती थी। जो मन में आता वह कह देती थी। स्वागत है, स्वागत है। यह सुनकर एल्डर रणविजय ने थोड़ा असहाय महसूस किया। यह लड़की इतने वर्षों के बाद भी, अब एक पत्नी और मां होने के बावजूद, उसका व्यक्तित्व अभी भी पहले जैसा ही था, अपरिवर्तित। एल्डर रणविजय और दांव संघ के अन्य उच्च स्तरीय सदस्यों के लिए एल्डर यशिनी का व्यक्तित्व पहले से ही सर्वविदित था, इसलिए उन्हें उसके शब्दों से बुरा नहीं लगा। वैसे बूढ़े रणविजय, अब सीमा पर क्या स्थिति है? एल्डर यशिनी ने एल्डर रणविजय की ओर देखते हुए पूछा। आशाजनक नहीं है। आगे हमें शायद दानव वंश के साथ एक बहुत कठिन लड़ाई लड़नी होगी। एल्डर रणविजय ने अपना सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। क्या हो रहा है? क्या यह नहीं कहा गया था कि हमारी मानव सेना लगभग पश्चिमी महाद्वीप के मध्य तक पहुंच गई थी, जो दानव वंश की मांद अंधकार पर्वत के करीब आ रही थी? एल्डर रणविजय के शब्द सुनकर एल्डर यशिनी हैरान रह गईं और भ्रमित होकर पूछा। वह पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से अनजान थी और इसलिए यह नहीं जानती थी कि मानव महायोद्धाओं और दिव्य विकास लोक के शिखर पर 5 सिर वाले अंधकार दानव वंश के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारी नुकसान हुआ था। यद्यपि वह कभी दांव संघ के 10 दांव पुत्रों में से एक थी और गठबंधन के भीतर उसके पास अपेक्षाकृत अच्छी जानकारी थी, लेकिन उसके लिए अग्रिम पंक्ति की स्थिति के बारे में लगातार पूछताछ करना असंभव था। इसके अलावा चूंकि पश्चिमी महाद्वीप में मानव सेना के अभियान हाल के दशकों में काफी सफल रहे थे, इसलिए युद्ध के प्रति उनकी चिंता उतनी बार बार नहीं रही थी जितनी की शुरुआत में थी। इसलिए एल्डर यशिनी पश्चिमी महाद्वीप में वर्तमान युद्ध क्षेत्र की स्थिति से भी अनजान थी। पहले दांव संघ की मुख्य चोटी पर आइए, हम बैठेंगे और आराम से बात करेंगे। यहाँ खड़े रहना दांव संघ का मेहमानों के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है, एल्डर रणविजय ने उनकी ओर देखते हुए कहा। ठीक है। एल्डर यशिनी ने यह सुनकर सिर हिलाया। दरअसल उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें इन औपचारिकताओं की परवाह नहीं थी। उनके दिल में दांव संघ उनका घर था। दांव संघ लौटना उनके लिए घर आने जैसा था। लेकिन अब वह दांव संघ की दांव पुत्र नहीं थी, बल्कि एक विवाहित महिला थी और नाम मात्र के लिए अब उन्हें शर्मा परिवार का सदस्य माना जाता था। इसके अलावा वह इस बार अकेले वापस नहीं आई थी। उनके पति एल्डर वेद प्रकाश उनके साथ आए थे। भले ही वह इन सतही औपचारिकताओं की परवाह नहीं करती थी, फिर भी उन्हें अपने पति की भावनाओं पर विचार करना था। दांव संघ की मुख्य चोटी पर स्वागत कक्ष में पहुंचने के बाद दोनों पक्ष मेजबान और अतिथि के रूप में बैठ गए और एल्डर रणविजय ने एल्डर यशिनी और एल्डर वेद प्रकाश को हाल की स्थिति के बारे में बताया। एल्डर यशिनी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति से उन्हें इन चीजों को छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक एल्डर वेद प्रकाश की बात है, चूंकि एल्डर यशिनी ने उन्हें चुना था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति थे जिन पर वह भरोसा करती थी। इसके अलावा एल्डर वेद प्रकाश ने उस समय सीमा युद्ध क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था और उनका चरित्र भरोसेमंद था। इसके अलावा एल्डर वेद प्रकाश और सूर्यवीर काफी करीबी दोस्त थे। एल्डर यशिनी और सूर्यवीर दोनों द्वारा जिस व्यक्ति पर इतना भरोसा किया गया हो, उसका चरित्र निर्दोष होना चाहिए। एल्डर रणविजय का विवरण सुनने के बाद एल्डर यशिनी और एल्डर वेद प्रकाश को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, खासकर यह सुनकर कि एल्डर सिकंदर और एल्डर जयवर्धन सहित दांव संघ के बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय सदस्यों की युद्ध में मृत्यु हो गई है। एल्डर यशिनी चुप हो गई। एल्डर सिकंदर, एल्डर जयवर्धन और दांव संघ के अन्य उच्च स्तरीय सदस्यों ने व्यावहारिक रूप से उसे बड़ा होते देखा था। उसके दिल में वे उसके बड़े थे,
युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु के बारे में सुनकर स्वाभाविक रूप से एल्डर यशिनी को दुख हुआ। गठबंधन नेता दिवाकर और रक्षक दुष्यंत कहाँ हैं? इतना समय हो गया है, मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। काफी देर बाद एल्डर यशिनी होश में आई और एल्डर रणविजय की ओर देखा। वे वर्तमान में मध्य महाद्वीप की सीमा पर हैं, दानव वंश के खिलाफ आगामी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। एल्डर रणविजय ने उत्तर दिया। अपने घावों से उबरने के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर, एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल और अन्य लोग फिर से सीमा पर चले गए। दांव संघ मुख्यालय को प्रबंधित करने के लिए एक बार फिर उन पर छोड़ दिया गया था। एल्डर रणविजय शुरू में इस बात से बहुत दुखी और अनिच्छुक थे। उन्हें हमेशा पीछे क्यों रखा जा रहा था? दुर्भाग्य से वह अंततः उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और अन्य लोगों को मना नहीं सके और दांव संघ मुख्यालय की रक्षा के लिए वहीं रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और सूर्यवीर के अलावा वह पूरे दांव संघ में सबसे मजबूत व्यक्ति थे। केवल दांव संघ मुख्यालय में रहकर ही वह तक्षक, एल्डर चैतन्य और अन्य शांति समर्थक योद्धाओं को नियंत्रण में रख सकते थे। यद्यपि एल्डर रणविजय अभी भी दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में ही थे। मध्य श्रेणी की नवजीवन संजीवनी गोली का सेवन करने के बाद वह अब दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के असीम रूप से करीब थे। केवल युद्ध शक्ति के मामले में वह तक्षक से कमजोर नहीं थे। यदि एल्डर रणविजय के पास भी अर्ध पारलौकिक दिव्य अस्त्र होता तो उनकी युद्ध शक्ति तक्षक से अधिक हो जाती। यदि दोनों के बीच वास्तव में एक बड़ी लड़ाई होती तो कम से कम 90% संभावना थी कि तक्षक हार जाएगा। ठीक इसी कारण से उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर और अन्य लोग सीमा की ओर जाने के लिए इतने आश्वस्त थे और दांव संघ मुख्यालय को अकेले एल्डर रणविजय पर छोड़ गए थे। क्या वे सब अब सीमा पर हैं? एल्डर यशिनी यह सुनकर हैरान रह गईं और फिर बोली, रक्षक रणविजय, क्या दांव संघ मुख्यालय में एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह नहीं होना चाहिए जो मध्य महाद्वीप की सीमा तक जाता हो? यह सही है, वास्तव में एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह है जो मध्य महाद्वीप की सीमा तक जाता है। एल्डर रणविजय ने यह सुनकर सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सीमा पर जाने के लिए इस स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग कर सकती हूँ? एल्डर यशिनी ने पूछा। बेशक, एल्डर रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। यह स्थानिक स्थानांतरण व्यूह मूल रूप से हमारे दांव संघ के विशेषज्ञों की सीमा और दांव संघ मुख्यालय के बीच यात्रा की सुविधा के लिए स्थापित किया गया था। कृपया रक्षक रणविजय, हमें वहां ले चलें। एल्डर यशिनी खड़ी हो गई और एल्डर रणविजय के सामने झुक गई। यद्यपि एल्डर यशिनी स्वतंत्र विचारों वाली और बेलगाम थी, औपचारिकताओं से बंधी नहीं थी, वह स्थिति के प्रति सचेत थी। जब उचित शिष्टाचार की आवश्यकता होती तो वह अभद्र नहीं होती। एल्डर यशिनी के शब्द सुनकर एल्डर रणविजय ने इनकार नहीं किया और उन्हें और एल्डर वेद प्रकाश को स्थानिक स्थानांतरण व्यूह की ओर ले गए जिससे वे मध्य महाद्वीप की सीमा तक जा सके। मध्य महाद्वीप की सीमा। आप सूर्यवीर की वरिष्ठ बहन एल्डर यशिनी है? मीरा ने अपने सामने सुरुचिपूर्ण और सुंदर महिला को देखा और थोड़ा मुस्कुराई। नमस्ते, मैं यशिनी हूं। आप कनिष्ठ भाई सूर्यवीर की पत्नी मीरा होंगी। आपसे मिलकर खुशी हुई। एल्डर यशिनी ने भी अपने सामने आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला की ओर देखा और मुस्कुराई। यद्यपि उसने पहले मीरा की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, यह पहली बार था जब वे दोनों मिले थे। अपने सामने सौम्य और सुंदर महिला को देखकर एल्डर यशिनी आह भरे बिना नहीं रह सकी। कोई आश्चर्य नहीं कि कनिष्ठ भाई सूर्यवीर ने उस समय उसे चुना था। वह वास्तव में एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी। यद्यपि एल्डर यशिनी अपने स्वयं के रूप में काफी आश्वस्त थी, उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह मीरा से थोड़ी कम थी। जब एल्डर यशिनी मीरा को देख रही थी, मीरा भी अपने सामने सुरुचिपूर्ण और सुंदर महिला को आंक रही थी। आखिरकार उसे विराट से पता चला था कि यह आश्चर्यजनक महिला उसके पति की पूर्व प्रेमिका थी। इसके अलावा इस महिला की बेटी शिखा शर्मा ने उसके बेटे का तीसरा शरीर चुरा लिया था। सूर्यवीर अपने पूर्व प्रेमी के सामने अपने बेटे के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सका और एक मां के रूप में वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी। एल्डर यशिनी की उपस्थिति सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत थी, वास्तव में एक दुर्लभ सुंदरता। विशेष रूप से उसकी भौहों के बीच जीवंत और उत्साही हवा विशेष रूप से प्यारी थी। मैंने सुना है कि जब सूर्यवीर उस समय दांव संघ में था तो उसे वरिष्ठ बहन यशिनी की बहुत देखभाल मिली थी। यहाँ मैं उसकी ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। मीरा ने अपने हाथ जोड़े, एल्डर यशिनी को थोड़ा प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा। मीरा के ये शब्द सुनकर बगल में खड़े सूर्यवीर के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलकने लगी। इस क्षण वह विराट को यहाँ पकड़कर लाने और उसे बुरी तरह पीटने की कामना कर रहा था, क्योंकि यह वही छोटा दुष्ट था जिसने अपनी मां के सामने बकवास की थी, जिससे मीरा को उसके और एल्डर यशिनी के बीच के पिछले मामलों के बारे में पता चला। बेशक सबसे बड़ा कमीना वह बूढ़ा दिवाकर था। उसका और एल्डर यशिनी के बीच का रिश्ता स्पष्ट रूप से निर्दोष था, लेकिन यह वह बूढ़ा था जिसने अपने ही बेटे के सामने उसके बारे में अफवाहें फैलाईं, यह कहते हुए कि एल्डर यशिनी उसकी कोई पुरानी प्रेमिका थी जिसके कारण यह दृश्य हुआ। मीरा के ये शब्द सुनकर एल्डर यशिनी की सुंदर भौहें स्वाभाविक रूप से तन गईं। वह कितनी बुद्धिमान व्यक्ति थी। यद्यपि मीरा के शब्द बहुत सौम्य और विनम्र थे, फिर भी उसने उनमें से एक छिपी हुई शत्रुता महसूस की। श्रीमती सूर्यवीर, आप बहुत दयालु हैं। सूर्यवीर मेरा कनिष्ठ भाई है, इसलिए मेरे लिए उसकी देखभाल करना स्वाभाविक ही है। श्रीमती सूर्यवीर, इतनी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, एल्डर यशिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर यशिनी के शब्द सुनकर सूर्यवीर का चेहरा फिर से फड़क गया। उसे ऐसा लग रहा था कि एल्डर यशिनी जानबूझकर ऐसा कर रही है। एल्डर यशिनी हमेशा उसे कनिष्ठ भाई सूर्यवीर कहकर संबोधित करती थी, शायद ही कभी सीधे उसके नाम से पुकारती थी। अब मीरा के सामने वह जानबूझकर उसे इतने प्यार से बुला रही, क्या यह स्पष्ट रूप से एक जानबूझकर उकसावा नहीं था? दोनों महिलाओं के बीच बढ़ते तनाव को देखकर सूर्यवीर एक कड़वाहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन दुर्भाग्य से उसने चीजों को शांत करने के लिए बोलने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि चीजें गलत हो गई तो ये दोनों महिलाएं अपना सारा गुस्सा उतर निकाल सकती और दुर्भाग्य से वह दोनों में से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आखिरकार एक उसकी पत्नी थी और दूसरी उसकी वरिष्ठ बहन थी जो उस पर दयालु थी। उसके लिए किसी का भी पक्ष लेना मुश्किल होगा। वरिष्ठ बहन यशिनी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, क्या यह आपके सुविधाजनक होगा? मीरा ने अपने सामने सुंदर और सुरुचिपूर्ण महिला को देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। भाभी, कृपया बेझिझक बोले। क्योंकि आप सूर्यवीर की पत्नी हैं, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से मेरी बहन हैं। यदि कोई ऐसी बात है जिसमें मैं मदद कर सकती हूं तो मैं निश्चित रूप से इनकार नहीं करूंगी, एल्डर यशिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर मीरा थोड़ा मुस्कुराई। यद्यपि एल्डर यशिनी के शब्द विनम्र थे, लेकिन उनका एक गुप्त उद्देश्य था। उसने खुद को सूर्यवीर की वरिष्ठ बहन के रूप में संबोधित किया और कहा कि वह उसके साथ एक बहन की तरह व्यवहार करती है। यह स्पष्ट रूप से हाव भाव दिखाने और उस पर दबाव डालने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करने का एक प्रयास था। मैंने सुना है कि मेरे बेटे का शर्मा परिवार में एक अवतार है। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कैसा कर रहा है। क्या वह ठीक है?
मीरा ने एल्डर यशिनी को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मीरा के शब्द सुनकर सूर्यवीर के माथे पर ठंडा पसीना और भी बढ़ गया। दोनों महिलाओं के बीच का माहौल तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा था और उसे थोड़ी चिंता थी कि वे एक मामूली असहमति पर लड़ना शुरू कर सकती हैं। भाई वेद प्रकाश, क्यों ना आप वरिष्ठ बहन यशिनी को इस दानव संहार नगर में ले जाएं और पहले बसने के लिए जगह तलाशें। जहां तक मिलने जुलने की बात है, हम उस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है? सूर्यवीर ने गुप्त रूप से अपनी आवाज एल्डर वेद प्रकाश को प्रेषित की। यह सूर्यवीर के शब्द सुनकर एल्डर वेद प्रकाश ने भयंकर रूप से प्रतिस्पर्धी एल्डर यशिनी की ओर देखा, एक पल के लिए झिझका और अंत में गुप्त रूप से सूर्यवीर को अपनी आवाज प्रेषित की। भाई सूर्यवीर, तुम अपनी वरिष्ठ बहन को मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आखिरकार तुम दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बोलना आसान होना चाहिए। एल्डर वेद प्रकाश के शब्द सुनकर सूर्यवीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुछ तिरस्कार के साथ एल्डर वेद प्रकाश को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर वेद प्रकाश, एक परिपक्व आदमी, अपनी पत्नी से डरेगा। हालांकि जब उसने उन दो महिलाओं को देखा जो अब एक दूसरे के गले पर थीं, तो उसमें सचमुच बोलने और उन्हें मनाने की हिम्मत नहीं थी। वह इन दोनों महिलाओं में से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब वह अभी भी दांव संघ में था, तो वह एल्डर यशिनी से कुछ हद तक डरता था। यद्यपि वे कई वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, एल्डर यशिनी ने उसके दिमाग में जो खौफ छोड़ा था, वह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। मेरे भतीजे का अवतार, मेरे भतीजे का अवतार हमारे शर्मा परिवार में कैसे हो सकता है? भाभी, क्या आप गलतफहमी में हैं? मीरा के शब्द सुनकर एल्डर यशिनी ने भ्रम का नाटक किया। दरअसल जब वह इस बार सूर्यवीर से मिली, तो उसने मूल रूप से इस मामले को कैसे संभालना है, इस पर उसके साथ चर्चा करने का इरादा किया था। आखिरकार शिखर शर्मा अंततः विराट का अवतार था और इस मामले को अंततः हल करना ही होगा। लेकिन अब मीरा को इस मामले का उपयोग उस पर हमला करने के लिए करते हुए देखकर और मीरा के इरादों से यह स्पष्ट था कि मीरा सीधे अपने बेटे को विराट का अवतार वापस पाने में मदद करना चाहती थी। एल्डर यशिनी क्रोधित थी। उसकी बेटी शिखर शर्मा के गहरे प्यार में थी। यदि विराट उस अवतार को वापस ले लेता, तो उसकी बेटी का क्या होता? एल्डर यशिनी अपनी बेटी के चरित्र को अच्छी तरह जानती थी। शिखर शर्मा को खोने के बहुत गंभीर परिणाम होंगे और वह शायद आत्महत्या करने पर भी विचार कर सकती थी। इसलिए अपनी बेटी की खुशी के लिए मीरा द्वारा पूछे जाने पर एल्डर यशिनी अज्ञानी होने का नाटक किया। एल्डर यशिनी के व्यवहार को देखकर मीरा के चेहरे के भाव तुरंत बदसूरत हो गए। यह महिला स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती थी। अगर वह इसे स्वीकार भी नहीं करती, तो स्वाभाविक रूप से उसका अपने बेटे का अवतार वापस करने का कोई इरादा नहीं था। यद्यपि मीरा कोमल और मृदुभाषी थी, जब बात उसके बेटे की आती तो वह समझौता या पीछे नहीं हटती। दोनों के बीच के माहौल को तेजी से तनावपूर्ण होते हुए लगभग हाथापाई की स्थिति तक पहुंचते हुए देखकर सूर्यवीर मन ही मन कराह उठा। उसने जल्दी से अपना संचार टोकन निकाला और गुप्त रूप से विराट को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे जल्दी आने को कहा। उसके संदेश भेजने के तुरंत बाद विराट आ पहुंचा। मुख्य कक्ष में प्रवेश करने पर विराट ने तुरंत एक तनावपूर्ण माहौल महसूस किया, जैसे कि तलवारें खींचने वाली हों। उसने देखा कि उसकी मां मीरा एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला का सामना कर रही थी, जबकि उसके पिता सूर्यवीर और एक अन्य परिष्कृत दिखने वाला अधेड़ आदमी कुछ डरते हुए किनारे खड़े थे। यह देखकर विराट उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। क्या हो रहा था? उसकी मां किसके साथ बहस कर रही थी? मीरा के साथ इतने वर्ष बिताने के बाद विराट अपनी मां के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझ गया था। मीरा सौम्य और मृदुभाषी थी। उसकी प्रकृति काफी शांत थी, जो शायद ही कभी विवादों में पड़ती थी। वह हमेशा दूसरों के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती थी और दांव संघ के भीतर शक्तिशाली सदस्यों के साथ उसके उत्कृष्ट संबंध थे। लेकिन आज उसने अपनी मां से उत्पन्न होने वाले एक मजबूत तनाव को महसूस किया। जो बात उसे और भी हैरान कर रही थी, वह यह थी कि उसके पिता, जो हमेशा उसकी मां को लेकर बहुत सुरक्षात्मक रहते थे, असामान्य रूप से डरपोक होकर किनारे छिप रहे थे, उसके लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं हो रहे थे। विराट शुरू में इस बात से हैरान था कि उसके पिता ने अचानक उसे इतनी तत्परता से क्यों बुलाया था। वह और जुबैदा ने अभी अभी मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों का एक जत्था तैयार किया था, जिसका उद्देश्य उन्हें परीक्षण के लिए दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के विशेषज्ञों को देना था। जब उसे अपने पिता का संदेश मिला, जिसमें उसे जल्दी आने का आग्रह किया गया था, कक्ष में स्थिति देखकर विराट की उत्सुकता और बढ़ गई। वह आगे बढ़ा। सूर्यवीर से पूछने ही वाला था कि उसे किस जरूरी मामले ने यहां बुलाया है, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, सूर्यवीर ने पहले बोलते हुए कहा, विराट, तुम आ गए। क्या संयोग है? जल्दी आओ और अपनी चाची यशिनी और चाचा वेद प्रकाश का अभिवादन करो। सूर्यवीर के शब्द सुनकर विराट हैरान रह गया और भी अधिक भ्रमित हो गया। उसके पिता क्या कर रहे थे? एक संयोग से उनका क्या मतलब था? क्या उन्होंने उसे यहां नहीं बुलाया था? इसे संयोग कैसे माना जा सकता है? और अचानक उसके चाचा और चाची कहां से आ गए? यद्यपि सूर्यवीर कभी दांव संघ का दांव पुत्र हुआ करता था, उसने कभी उसे अपने साथी शिष्यों को चाचा या वरिष्ठ चाचा के रूप में संबोधित करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनके साथ अपने परिवार जैसा व्यवहार किया। आखिरकार दांव संघ के सर्वोच्च पद के सदस्य भी, जैसे कि उपाध्यक्ष दिवाकर और एल्डर दुष्यंत, उन्हें भाई कहकर संबोधित करते थे। उसे सूर्यवीर के पूर्व दांव संघ के शिष्यों को चाचा या वरिष्ठ चाचा के रूप में संबोधित करने के लिए कहने से ये लोग उपाध्यक्ष दिवाकर और एल्डर दुष्यंत की तुलना में उच्च वरिष्ठता वाले प्रतीत होंगे। आज पहली बार सूर्यवीर ने उसे किसी को चाचा या चाची के रूप में संबोधित करने के लिए कहा था। इसलिए विराट यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि यह व्यक्ति कौन है जिसके साथ उसके पिता ने इतना विशेष व्यवहार किया। इसके अलावा महिला का उसकी मां के साथ रिश्ता इतना तनावपूर्ण था, जिससे विराट और भी अधिक भ्रमित हो गया। कनिष्ठ अपनी चाची यशिनी और चाचा वेद प्रकाश का अभिवादन करता है। यद्यपि वह भ्रमित था, विराट फिर आगे बढ़ा और एल्डर यशिनी और एल्डर वेद प्रकाश के सामने झुक गया। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सभी परिवार हैं, इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, एल्डर यशिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने नीले वस्त्र पहने युवक को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी भावनाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल थीं। यह पहली बार था जब उसने इस महान प्रतिभा को देखा था, जिसे शक्ति सिंधु महाद्वीप के इतिहास में सबसे महान प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता था। हरे वस्त्रों में यह युवक वास्तव में न केवल दिखावट में, बल्कि उसकी आत्मा की आभा में भी बिल्कुल शिखर शर्मा जैसा ही दिखता था। शिखर शर्मा वास्तव में विराट का ही एक अवतार था। इस क्षण एल्डर यशिनी को बिल्कुल भी संदेह नहीं था, क्योंकि दुनिया में एक ही व्यक्ति होने के अलावा किसी के पास बिल्कुल समान आत्मा की आभा नहीं हो सकती थी। यहां तक कि जुड़वां भाई भी अपनी आत्मा की आभा में समान नहीं हो सकते थे। मेरे भतीजे, मैं लंबे समय से तुम्हारी प्रतिष्ठा की प्रशंसक रही हूं। आज तुमसे मिलकर मैं देख सकती हूं कि तुम वास्तव में एक सुंदर और प्रतिभाशाली युवक हो, एक दुर्लभ रत्न। एल्डर यशिनी ने प्रशंसा के साथ विराट को देखते हुए कहा। चाची यशिनी, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रही हैं।
विराट ने विनम्रता से उत्तर दिया। सूर्यवीर, तुमने सचमुच एक बेहतरीन बेटा पाला है। एल्डर यशिनी फिर सूर्यवीर की ओर मुड़ी और बोली, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, वरिष्ठ बहन यशिनी, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। मेरा बेटा अनियंत्रित है और उल्लेख करने योग्य नहीं है। सूर्यवीर जोर से हंसा। विराट कहाँ अनियंत्रित है? मुझे लगता है कि तुम सचमुच अनियंत्रित हो। विराट तुम कहीं अधिक उत्कृष्ट है। सूर्यवीर के शब्द सुनकर मीरा मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे घूर कर चिढ़कर बोली। आमतौर पर वह हमेशा बाहरी लोगों के सामने सूर्यवीर की इज्जत का ध्यान रखती थी। वह एकांत में सूर्यवीर के साथ कितना भी बहस करे, जब तक बाहरी लोग मौजूद होते वह हमेशा सूर्यवीर की गरिमा की रक्षा करती और उसे शर्मिंदा नहीं करती थी। लेकिन आज वह सचमुच उग्र थी। मूल रूप से वह एल्डर यशिनी से अपने बेटे के तीसरे अवतार को वापस मांगने की योजना बना रही थी, लेकिन विराट अचानक प्रकट हो गया, जिससे उसकी योजनाएं बाधित हो गईं। विराट के आगमन के साथ मीरा स्वाभाविक रूप से एल्डर यशिनी के साथ बहस जारी नहीं रख सकती थी। आखिरकार इन बड़ों के बीच के विवाद, चाहे वे कैसे भी लड़े हों, स्वयं बड़ों के बीच के मामले थे। यदि वे युवा पीढ़ी के सामने बहुत दूर चले जाते तो इसका अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता। विशेष रूप से मीरा, उसे अभी भी अपने बेटे के सामने अपनी छवि पर ध्यान देना था। मीरा अपने बेटे को दोष देना सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपना सारा गुस्सा सूर्यवीर पर निकाल दिया। सूर्यवीर के साथ इतने वर्षों तक पति और पत्नी रहने के बाद वह उसके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। इस समय विराट का आगमन संभवतः सूर्यवीर द्वारा ही आयोजित किया गया था, अन्यथा इस तरह का संयोग बहुत कम संभावित था। इसके अलावा मीरा अपने बेटे को नीचा दिखाना सहन नहीं कर सकती थी, यहां तक कि अपने पति द्वारा भी। इसलिए सूर्यवीर के शब्द सुनकर मीरा तुरंत खुद को रोक नहीं सकी और पलटकर जवाब दिया। यह सुनकर सूर्यवीर केवल अजीब तरह से मुस्कुराया, खंडन करने की हिम्मत नहीं की। इस दृश्य को देखकर एल्डर वेद प्रकाश तिरस्कार की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सके। वह विश्वास नहीं कर सकते थे कि सूर्यवीर, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, वास्तव में पत्नी का गुलाम था, सचमुच पुरुषों के लिए एक कलंक। विराट ने सूर्यवीर की ओर देखा, फिर मीरा की ओर, फिर एल्डर वेद प्रकाश और एल्डर यशिनी की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक एहसास की झलक दिखाई दी। अब वह एल्डर यशिनी और एल्डर वेद प्रकाश की पहचान को पूरी तरह से समझ गया था। पता चला कि उसके पिता की पुरानी प्रेमिका आ गई थी। उसने अनुमान लगाया कि उसके पिता की पुरानी प्रेमिका उसके पिता से मिली थी और उसकी मां ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिससे आग लग गई। उसके पिता ने उसे आनन फानन में बुलाया था, शायद चाहते थे कि वह आग बुझाने में मदद करे। यह सोचकर विराट को क्रोध का अनुभव हुआ। उसके पिता अविश्वसनीय रूप से गैर जिम्मेदार थे। वह अपने बेटे को इस तरह कैसे पीड़ित होने दे सकते थे? इन परिस्थितियों में उसे बुलाना व्यावहारिक रूप से उसे आग के गड्ढे में धकेल रहा था। वह इससे बाहर रहने में सहज हो सकते थे, लेकिन अगर उसने अपनी मां को नाराज कर दिया तो वह गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। विराट, तुम यहां कैसे आए? मीरा ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। यह सुनकर सूर्यवीर ने जल्दी से विराट को एक धमकी भरी नजर दी। यह देखकर विराट फिर से असहाय महसूस करने लगा। उसने मूल रूप से सार्वजनिक रूप से अपने पिता की चालबाजी को उजागर करने का इरादा किया था, उसे एक सबक सिखाने के लिए, ताकि वह उसे इस तरह से मूर्ख न बनाते रहे। हालांकि उसने सोचा कि बाहरी लोगों के सामने अपने पिता की इज्जत बचाना ही सबसे अच्छा है। मैंने और चाची जुबैदा ने अभी अभी मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों का एक जत्था तैयार किया है, इसलिए हम उन्हें आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप कोशिश कर सकें और देख सकें कि वे कितने प्रभावी हैं। विराट ने कहा। वह वैसे भी इन नव परिष्कृत मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों को लाने की योजना बना रहा था, इसलिए इस तरह से कहने से उसकी मां को धोखा देना नहीं माना जाएगा। जैसे ही उसने बात की, विराट ने अपनी हथेली खोली और 2 मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियां निकाली और अपने माता पिता दोनों को एक एक सौंप दी। क्या यह प्रसिद्ध दिव्य विकास गोली है? यह देखकर एल्डर यशिनी ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। उसने स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय द्वारा निर्मित कहा। उसने स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय द्वारा निर्मित दिव्य विकास गोलियों के बारे में सुना था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने वास्तव में उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा था। वास्तव में यह दिव्य विकास गोली है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह हमारे तलवार संप्रदाय द्वारा विकसित नवीनतम दिव्य विकास गोली है, जो मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोली है। हमारे नवीनतम प्रयोगों के अनुसार इस मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोली में प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के लिए 100% सफलता दर है, जो दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश करने के लिए एक बाधा चरण में है। इतना अद्भुत! यह सुनकर एल्डर यशिनी ने विस्मय में कहा, कितनी अविश्वसनीय गोली है। 2 सुनहरी गोलियों को देखते हुए एल्डर यशिनी की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। ऐसी चमत्कारी गोली उसके जैसे प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा के लिए एक अतुलनीय कीमती खजाना थी। बेशक यद्यपि एल्डर यशिनी ईर्ष्यालु थी, लेकिन वह इतनी नासमझ नहीं थी कि वह इसे मांग ले। आखिरकार ऐसी गोली निस्संदेह अत्यंत मूल्यवान थी। उसने केवल कुछ दशक पहले ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था, और उन दशकों के दौरान वह और एल्डर वेद प्रकाश लगातार यात्रा कर रहे थे और उनके पास पैसे कमाने का कोई समय नहीं था। इसलिए एल्डर यशिनी की वर्तमान संपत्ति मोटे तौर पर कुछ शीर्ष स्तरीय अर्ध दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के बराबर है। उसे सबसे गरीब दिव्य विकास लोक का योद्धा माना जा सकता है। उसकी वर्तमान संपत्ति के साथ उसके लिए ऐसी कीमती गोलियां खरीदना असंभव है। सूर्यवीर ने एल्डर यशिनी की ओर देखा, फिर अपने पास बैठी अपनी पत्नी की ओर उसके होंठ हिले, लेकिन वह अंततः चुप रहा। यदि उसकी पत्नी आसपास नहीं होती तो वह विराट से एल्डर यशिनी को मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोली दे सकता था, लेकिन मीरा की उपस्थिति में उसने